आज वेद प्रताप ने अपनी पूरी क्षमता से तैयारी की थी। केवल रेखाओं और प्रतीकों के अनुरेखण में वह उन महान गुरुओं से कम नहीं था। स्काई विंड ग्रास जूस स्काई वाइंड ग्रास जूस को नियंत्रित करते हुए वेद प्रताप ने अपने दोनों हाथ खोले और पन्ना तरल की एक बूंद हवा में उड़ गई, जहां वह स्थिर रही। इस लिक्विड ग्रीन पर्ल को देखते हुए वेद प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथ चमक उठे और मुरों की एक श्रृंखला बन गई। ये हरकतें बहुत पहले से उसके दिमाग में छपी हुई थीं और आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ ये जटिल संकेत सांस लेने की तरह सहज थे। एक गहरी सांस के साथ वेद प्रताप ने शुरुआत की। उसकी 10 उंगलियां तूफान में शाखाओं की तरह बह रही थीं और वे एक दूसरे से टकरा भी गईं क्योंकि उसकी मुहर बनाने की गति बहुत तेज थी। उसकी उंगलियां धुंधली हो गईं क्योंकि एक अलग सामग्री से तरल की एक और बूंद हवा में उड़ गई। अपनी आत्मा शक्ति के साथ वेद प्रताप ने तेजी से सुंदर और रहस्यमय शिलालेख प्रतीकों मिस्टेरियस इंस्क्रिप्शन सिंबल का निर्माण किया। अपनी आत्मा शक्ति को संरक्षित करने के लिए वेद प्रताप ने पहली सामग्री के खत्म होने से पहले ही दूसरी सामग्री पर काम करना शुरू कर दिया था। इस उच्च तीव्रता और अत्यधिक जटिल योजना में वेद प्रताप की त्रुटि दर बहुत कम थी। जब शिलालेख इंस्क्रिप्शन आधा पूरा हो गया तो वेद को तनाव महसूस होने लगा। जब शिलालेख इंस्क्रिप्शन 2/3 पूरा हो गया तो वेद प्रताप को लगा कि उसकी आत्मा शक्ति अपने अंत तक पहुंच रही है और उसने सच्चा आदिम अराजकता सूत्र ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला को घुमाना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में यह बात रखते हुए समस्या उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई। वेद प्रताप ने अपने दांत भींचे और दबाव डाला। उसे अभी भी अंतिम रून खींचने के लिए कई सामग्रियों को विभाजित करना था। स्काई वर्म सिल्क पूरा हो गया है। तनावग्रस्त वेद प्रताप ने आखिरकार राहत की सांस ली। स्काई वर्म सिल्क वह चीज थी जिसकी उसे सबसे अधिक कमी थी। वह अब यहां विफलता की अनुमति दे सकता था। 5 रून हैं। वेद प्रताप ने अपने दिल में संख्या गिन ली क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति सीमा तक पहुंच गई थी। 4 3 2 सफलता। वेद प्रताप ने इस समय शिलालेख इंस्क्रिप्शन समाप्त कर दिया। जगमगाते रून कुछ पल के लिए चमके और चमके जब वे 1 वर्ग इंच के आकार के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में मिल गए। यह हवा में लटका हुआ था। वेद प्रताप लगभग गिर गया था, लेकिन जब उसने हवा में तैरते हुए इस पूर्ण शिलालेख इंस्क्रिप्शन को देखा तो उसे परम आनंद के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह छोटा सा शिलालेख इंस्क्रिप्शन उसके प्यारे बच्चे की तरह था। उसने इसे बड़ा करने के लिए 1 महीने तक अमानवीय पीड़ा और भारी मात्रा में धन खर्च किया था। बुजुर्ग ने इस शिलालेख इंस्क्रिप्शन का नाम ओवरवेलमिंग सिंबल रखा था। यह शीर्षक थोड़ा बहुत अश्लील और बचकाना था, लेकिन वेद प्रताप के दिल में इस बुजुर्ग के लिए जो सम्मान था उससे प्रेरित होकर उसने इसका नाम नहीं बदला। यह ओवरवेलमिंग सिंबल था। वेद प्रताप ने 1 दर्जन सोने के 1 से 2 सिक्के के हिसाब से सबसे सस्ते सिंबल पेपर में से 15 खरीदे थे। बस थोड़ी सी आत्मा शक्ति के साथ ओवरवेलमिंग सिंबल पेपर पर गिर गया। सोने की रेखाएं सिंबल पेपर पर प्राचीन रून बनाने के लिए एकत्रित हुईं। प्रतीक पत्र वास्तव में सादा था और समग्र प्रभाव से यह नीरस और साधारण लग रहा था। प्रतीक पत्र बनाने के अंतिम क्षण में वेद प्रताप ने अपनी आत्मा शक्ति से बाहरी डिजाइन की उपस्थिति को बदल दिया। यह एक लो पैटर्न जैसा दिखता था। शिलालेख इंस्क्रिप्शन खजाने पर छोड़ी गई इस तरह की डिजाइन एक संकेत बन जाएगी। उसका संकेत कई शिलालेख मास्टर्स इंस्क्रिप्शन मास्टर के पास अपने काम के निशान के रूप में अपने स्वयं के व्यक्तिगत डिजाइन थे। वेद प्रताप ने आग के निशान फ्लेम पर फैसला किया
क्योंकि आग फ्लेम निर्वाण में पुनर्जन्म निर्वाणा का प्रतिनिधित्व करती थीं। मार्शल पथ पर चलना एक अग्नि परीक्षा थी। दर्द निरंतर था और खतरा हमेशा मौजूद था। इस रास्ते पर यात्रा करना किसी को जलाकर राख कर देगा। केवल वे ही जो दृढ़ हृदय और असीम इच्छा शक्ति रखते हैं, वे आग फ्लेम के माध्यम से पुनर्जन्म ले पाएंगे और एक ड्रैगन या फीनिक्स बन पाएंगे जो एक देवता की तरह आसमान में चढ़ता है। वेद प्रताप ने इस कीमती प्रतीक पत्र को ध्यान से प्राप्त किया। उसने खिड़की खोली और ताजी हवा और तेज धूप उस पर बरस रही थी और उसकी लाल आंखों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। वह थकावट से थक गया था और तुरंत सो जाना चाहता था, लेकिन वेद प्रताप को अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ। रक्षक मार्शल अकादेमी हाउस की परीक्षा से पहले बचा हुआ समय 2 महीने और 10 दिन। पिछले 5 दिनों में वेद प्रताप ने प्रतीक पत्र पर अपना अंतिम शिलालेख इंस्क्रिप्शन अंकित कर दिया था। इस प्रकार उसकी सारी सामग्री पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वह कुल मिलाकर ओवरवेलमिंग सिंबल की 4 प्रतियां बनाने में सफल रहा था। इन प्रतीक पत्रों को देखकर वेद प्रताप को उपलब्धि का अविस्मरणीय एहसास हुआ। अब वह इन 4 प्रतीक पत्रों को बेचना चाहता था। पिछले व्यापार मेले में मास्टर देवेश के उत्कीर्ण शिलालेख 1500 सिक्के सोने में बिके थे। स्पष्ट रूप से यह शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर की प्रसिद्धि से प्रभावित था। वेद प्रताप ने पहले कोई शिलालेख इंस्क्रिप्शन नहीं बेचा था, इसलिए वह प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह अपने काम में आश्वस्त था। यह शिलालेख इंस्क्रिप्शन देवताओं के दायरे गॉड लेवल से आया था। मास्टर देवेश के काम की तुलना में इसका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, बस कोई तुलना नहीं थी। उस बुजुर्ग की याद में ओवरवेलमिंग सिंबल केवल सबसे बुनियादी शिलालेख इंस्क्रिप्शन था, लेकिन यह एक बेहतर उपकरण, तीसरे दर्जे के उपकरण पर इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त था। यदि निम्न श्रेणी के उपकरण पर इस्तेमाल किया जाता है तो प्रभाव कम से कम 60% बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि ओवरवेलमिंग सिंबल ने उपकरण को एक अतिरिक्त कौशल भी प्रदान किया। कुछ शीर्ष स्तरीय शिलालेख तकनीकें, हायर लेवल इंस्क्रिप्शन टेक्निक, उपकरण में अतिरिक्त कौशल जोड़ सकती हैं। आत्मा बल को केंद्रित करके इन कौशलों का उपयोग करना संभव था। वे ऊर्जा हमलों, कवच बढ़ाने वाली ढालों, भ्रमकारी तकनीकों से लेकर राक्षसी तकनीकों और बहुत कुछ तक थे। वेद प्रताप का शिलालेख यदि किसी हथियार पर उकेरा जाता तो उस हथियार को तत्काल हिंसक प्रहार नामक एक कौशल मिल जाता। छोटा शिलालेख रून, स्मॉल इंस्क्रिप्शन रूइन, वास्तव में एक जटिल सरणी था। जब उपयोगकर्ता भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति को हथियार में केंद्रित करता है तो शिलालेख इंस्क्रिप्शन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इसे सीमा तक संपीड़ित कर देता है और फिर तुरंत फट जाता है। एक करीबी मुकाबले में यह चाल अपनी मारक क्षमता में वास्तव में भयानक थी। वेद प्रताप को वास्तव में विश्वास नहीं था कि उसका शिलालेख इंस्क्रिप्शन उतना ही अद्भुत था जितना कि उसने बुजुर्गों की यादों में बताया था। निश्चित रूप से किसी उपकरण के लिए उसके वर्तमान स्तर पर शक्ति में 60% की वृद्धि प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक उस तत्काल हिंसक प्रहार की बात है, वेद प्रताप को नहीं पता था कि यह वास्तव में काम करेगा या नहीं, क्योंकि शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक बहुत जटिल थी। अंतिम उत्पाद बनाने के बाद वे सभी रून और प्रतीक उस छोटे से शिलालेख इंस्क्रिप्शन में केंद्रित थे, इसलिए निर्माता के लिए भी अंतिम उत्पाद की क्षमता का आकलन करना मुश्किल था। बहुत सारी संभावित संरचनाएं थीं और संभावित गलतियों की एक संगत संख्या थी। सबसे खराब स्थिति में हथियार फट भी सकता था। जब तक कि थोड़ी सी भी समस्या थी, पूरे शिलालेख इंस्क्रिप्शन को बहुत बड़ी छूट पर बेचना होगा। वेद प्रताप ने आखिरकार पूरी रात आराम किया और सुबह तक आनंदपूर्वक सोया।
उसकी आत्मा शक्ति और ऊर्जा चरम स्थिति में थी। उसने रक्षित प्रताप से कुछ व्यापार मेलों और नीलामी घर के पते मांगे और फिर अपने प्रतीक पत्रों के साथ चला गया। उसने कुछ नए कपड़े खरीदे थे, जिसमें एक हुड वाली टोपी भी शामिल थी जो उसके चेहरे को ढकती थी। हालांकि व्यापार मेलों और नीलामी घरों की हमेशा सुरक्षा के लिए अच्छी प्रतिष्ठा रही है और वे संरक्षकों की पहचान लीक नहीं करते, लेकिन सावधान रहना सबसे अच्छा था। आखिरकार अगर 4 प्रतीक पत्र किसी भी उच्च कीमत पर बेचे गए, तो अगर वह व्यक्ति जाना जाता है तो वे उसकी संपत्ति के लिए उसे लूट सकते हैं और मार सकते हैं। वेद प्रताप सबसे पहले आधिकारिक ओमान सिटी नीलामी हॉल में गया। ओमान सिटी में कई नीलामी हॉल थे और उनमें से कोई भी बाकी से अलग नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी बेहतर प्रतिष्ठा वाला एक चुना। जब तक ये 4 प्रतीक पत्र बिकते रहेंगे, वह दवा के लिए सामग्री खरीद सकेगा। हालांकि जब वेद प्रताप नीलामी घर के पास पहुंचा, तो उसने सोचा कि यह बहुत सरल है।